मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एसपी नेता आजम खान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो ऐसे नेता है जिनका नाम ले लूं तो नहाना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार सांप्रदायिक आधार पर काम कर भेदभाव करती है। शिवराज ने कहा कि यहाँ की सरकार वोट बैंक बनाने के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसीलिए ही कानून व्यवस्था खराब होती है। कानपुर में शिवराज सिंह चौहान सीसामऊ में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक रैली करने पहुंचे थे। तो दूसरी तरफ आजम साहब है, मैं उनका ज्यादा नाम नहीं लेता, स्नान करना पड़ता उनका नाम लेने का। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि टीवी पर आजकल दो शहजादे दिखते हैं, एक से उसकी मां परेशान है और दूसरे से उसका बाप परेशान है और दोनों से यूपी की जनता परेशान है। साथ ही शाह ने यह भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनते ही यूपी में बूचड़ खाने बंद कर दिए जाएंगे। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लव जिहाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे चुनाव में मुद्दे हैं। ये मुद्दे सच्चाई हैं और इसको उठाना गलत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इन सब पर चुप रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोटबंदी देश की परिस्थितियों के हिसाब से उठाया गया कदम है, लेकिन चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी कांग्रेस गठबंधन पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी शून्य के बराबर है। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव यूपी के चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। वो इटावा में डेरा जमाए हैं। यहाँ मुलायम सिंह यादव के समर्थक शिवपाल यादव के हमले से इस गढ़ को बचाने की चुनौती अखिलेश खेमे के सामने है। सोमवार को इटावा में एक जनसभा के दौरान रामगोपाल यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साल 2019 में पीएम की कुर्सी के काबिल दावेदार हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि सट्टा बाजार में समाजवादी पार्टी के 300 सीटें जीतने का कयास लग रहे हैं। उनकी नजर में सट्टा बाजार की अटकलें ही सबसे सटीक ओपिनियन पोल हैं। यूपी के गोंडा सदर से विधायक और कृषि मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह एक जनसभा में भावुक होकर रोने लगे। गोंडा सदर से मंत्री के भतीजे सूरज सिंह को एसपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने एसपी उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए कैसरगंज के सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे को मैदान में उतारा है। पंडित सिंह ने बिना नाम लिए सांसद बृजभूषण सिंह पर एक के बाद एक तीखे हमले किए और भाषा की मर्यादा लांघते हुए कई बार आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के हिंदू जनसंख्या वाले बयान पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा है कि रिजिजू को याद रखना चाहिए कि वो सभी भारतीयों के मंत्री हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं। आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदू आबादी भारत में कम हो रही है क्योंकि हिंदू कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराते। वहीं अल्पसंख्यकों की जनसंख्या आसपास के देशों के मुकाबले बढ़ रही है। तमिलनाडु में जोरदार सियासी संकट के बीच आज का दिन एआईएडीएमके महासचिव शशिकला के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को बरकरार रखता है तो शशिकला के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में कोई नई मुश्किल नहीं खड़ी होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट शशिकला को दोषी करार देता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी और जेल भी जा सकती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। फरवरी 2015 में 70 में से 67 सीटें जीतकर सबको चौंका देने वाली आम आदमी पार्टी ने कई चुनावी वादे किए थे। कुछ अहम वादे अब तक केजरीवाल की सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के क्षेत्र में जमीन पर कार्यवाही देखने को मिली है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को फ्री वाईफाई देने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली में अब तक फ्री वाईफाई की सुविधा नहीं दी गई है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 8 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इसमें भी अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से केजरीवाल सरकार ने तारीफें बटोरी हैं। सीपीएम नेता प्रकाश करात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित बयान दिया है। असम के बरपेटा जिले में करात ने नोटबंदी को लेकर पीएम पर हमला बोलने के चक्कर में पीएम की तुलना पॉकेटमार से कर दी। करात ने कहा कि 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान कर पीएम ने रोजगार को खत्म कर दिया। हमारे देश में पीएम है। पीएम का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नहीं, पीएम का मतलब है पॉकेट मार। गुजरात के कच्छ में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले पर पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सोमवार को हार्दिक पटेल ने कच्छ के नलिया में पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और कहा कि जिस तरह से बलात्कार की वारदात में बीजेपी के नेता के नाम सामने आ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी जनता पार्टी बनती जा रही है। बलात्कार के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नलिया का जो कांड हुआ है वो गुजरात के लिए नहीं लेकिन पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए अपमान शर्मजनक बाबत है और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी जनता पार्टी बनती जा रही है।
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस्तीफा मांगकर बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी मुश्किलों में फंस गए हैं। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी ने अनुशासनात्मक समिति को तिवारी का मामला सौंप दिया है। अशोक परनामी ने घनश्याम तिवारी को वरिष्ठ नेता बताते हुए चेतावनी दी है कि दोबारा इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य में पार्टी के सीनियर नेता घनश्याम तिवारी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की मांग करते हुए कहा था कि वसुंधरा की अगुवाई में पार्टी के लिए अगले विधानसभा चुनाव में नतीजे अच्छे नहीं होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उन छात्रों को राहत दी है जिन्हें अभी तक कॉलेज और बोर्ड की लापरवाही की वजह से एडमिट कार्ड नहीं मिला है या फिर एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटियां रह गई हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इनकी परेशानी को दूर करते हुए सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। ऐसे में अब छात्रों का साल बर्बाद नहीं होगा। बिहार में इंटर की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। नोटबंदी के दौरान करोड़ों रुपए की नकदी रखने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के वकील रोहित टंडन की 42 करोड़ की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर ली है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रोहित टंडन की संपत्ति जब्त की है। इससे पहले टंडन के ग्रेटर कैलाश के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था, जिसमें 14 करोड़ रुपए के नए और पुराने नोट बरामद हुए थे। रोहित टंडन पर कालाधन सफेद करने का आरोप है। बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया 2017 का आगाज होने जा रहा है। इस शो में 270 भारतीय और 30 देशों की 279 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। शो को देखने के लिए देश विदेश से करीब 2 लाख बिजनेस विजिटर्स भी आ रहे हैं। 14 फरवरी से 18 फरवरी तक चलने वाले इस एरो इंडिया एयर शो के दौरान अत्याधुनिक जंगी विमान आसमान में गर्जना कर अपनी हवाई ताकत की नुमाइश करेंगे। चीन का एक प्रतिनिधिमंडल भी एरो इंडिया में शिरकत करने भारत आया हुआ है। राजधानी दिल्ली में हर साल अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 की तुलना में साल 2016 में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। जहां साल 2015 में 1,91,377 मामले सामने आए थे, वहीं साल 2016 में ये आंकड़ा 2 लाख पार कर गया है। साल 2016 में कुल 2,09,519 मामले सामने आए हैं। वहीं साल 2016 में हत्या के 528 मामले सामने आए हैं। इनमें से 77% से ज्यादा मामले पुलिस ने सुलझा लिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में दर्ज रेप के 2,199 मामलों के मुकाबले 2016 में 2,155 मामले सामने आए हैं। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में सरेआम कार सवार दंपत्ति के साथ रोड रेज का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में 10 से 12 लड़के कार में तोड़फोड़ करते हुए कैद हो गए। पुलिस के मुताबिक प्रेमलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल जा रहा था, तभी फर्श बाजार थाना इलाके में उनकी कार को एक बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। जब प्रेमलाल ने बाइक सवार को ठीक से गाड़ी चलाने के लिए कहा तो आरोपी बाइक सवार ने अपने साथियों को बुलाकर कार पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने जिम ट्रेनर मुजाहिद को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे फर्जी वकील को गिरफ्तार किया है जो पिछले 7 साल से लोगों से वकील की आड़ में पैसे ऐंठ रहा था। फर्जी वकील का नाम मदन लाल सूर्यवंशी है और वो 30 हजारी कोर्ट में वकील के लिबास में एक मामले की वकालत करने पहुंचा था। आरोप है कि इस फर्जी वकील ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित और कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कर रखा था। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने पौंजी कंपनी वेबवर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एके जैन नाम के शिकायतकर्ता ने कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। 500 करोड़ की इस कंपनी के मालिकों ने अखबारों में विज्ञापन देकर कंपनी बंद होने की सूचना दी थी। वेबवर्क भी सोशल ट्रेड की तरह लाइक करने के पैसे देती थी। गुड़गांव पुलिस ने अवैध हथियारों के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 विदेशी पिस्टल, एक शॉटगन, एक सिंगल बैरल और एक डबल बैरल बंदूक समेत 4000 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहन नकली लाइसेंस बनाकर लोगों को हथियार बेचता था। झारखंड के गढ़वा में डेंटल कॉलेज के हॉस्टल में 19 साल की छात्रा की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है। छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में बेड पर पड़ा हुआ था। मृतक का चेहरा प्लास्टिक से बंधा हुआ था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर इलाहाबाद से घोड़ासन में ट्रैक पर बम लगाने के आरोपी गजेंद्र शर्मा ने रक्सौल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद कोर्ट ने गजेंद्र को जेल भेज दिया है। गजेंद्र शमशुल होदा का करीबी बताया जाता है। लुधियाना शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर आलमगीर गांव में 26 जिंदा बम और 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। लुधियाना से मलेरकोटला जाने वाली सड़क के पास एक खाली प्लॉट से मिले इन बमों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने जिंदा बम मिलने की सूचना सेना को भी दे दी है। साथ ही पुलिस इस बात की जांच में जुट गई कि खाली प्लॉट में बम कहां से आए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 80 लाख रुपए बरामद किए हैं। कार में सवार 3 लोगों से रुपए के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि पैसे किसके हैं और किसके लिए ले जाए जा रहे थे, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने बरामद रुपए की जानकारी आयकर विभाग को दे दी है। बिहार के सहरसा में पुलिस ने एक युवक को 3 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़ित बच्चे के परिवार का आरोप है कि जब उनका बच्चा घर के बाहर खेल रहा था तभी आरोपी मुकेश ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
भारत दौरे पर एकमात्र टेस्ट खेलने आए बांग्लादेश को भारत ने 208 रन से हरा दिया। दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम 250 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ अब तक खेले गए 9 टेस्ट में भारत की 7वीं जीत है, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे। दोनों के बीच भारत में ये पहला टेस्ट मैच खेला गया। भारत की जीत में दोनों स्पिनर्स का अहम योगदान रहा। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 4-4 विकेट निकाले, जबकि ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिले। बांग्लादेश की दूसरी पारी 250 रन पर खत्म हुई। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे। कप्तान के रूप में 23 टेस्ट मैचों में वो तीसरी बार मैन ऑफ द मैच बने। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया की जीत का सिलसिला लगातार जारी है। विराट की अगुवाई में टीम के खिलाड़ी हर देश के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं और सफलता टीम के कदम चूम रही है। बांग्लादेश के खिलाफ सोमवार को हैदराबाद टेस्ट के आखिरी दिन जीत मिलते ही उन्होंने एक साथ कई रिकॉर्ड बनाए। विराट ने एक और जहां मोहम्मद अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया, वहीं सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अजहर की कप्तानी में भारत ने 14 टेस्ट मैच जीते, जिससे कप्तान के तौर पर सर्वाधिक जीत हासिल करने वालों की सूची में विराट तीसरे स्थान पर आ गए। उनसे ऊपर सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली रह गए हैं। सचिन ने अपने जीवन पर बन रही फिल्म की रिलीज का ऐलान ट्विटर के जरिए किया। सचिन की बायोग्राफिकल फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स 26 मई 2017 को रिलीज होगी। इस फिल्म का पहला पोस्टर पिछले साल अप्रैल में जारी किया गया था। वहीं इसके नाम का ऐलान खुद सचिन ने एक ट्विटर कॉन्टेस्ट के जरिए किया था। सचिन की ओर से ट्वीट किए जाने के बाद ये पोस्टर वायरल हो गया था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान की घोषणा हो गई है। जो रूट टीम के नए टेस्ट कप्तान होंगे, जबकि बेन स्टोक्स उप कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। पिछले सप्ताह ही लेस्टर कुक ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। कुक ने भारत दौरे पर मिली 0-4 की हार के बाद स्वदेश लौटकर टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। पाकिस्तान के लाहौर स्थित पंजाब प्रांत की विधानसभा के पास हुए आत्मघाती हमले में ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी समेत 16 लोगों की मौत हो गई। इस भीषण बम धमाके में 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान तालिबान से जुड़े आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को पछाड़ते हुए तहमीना जंजुआ पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव बन गई हैं। विदेश सचिव की दौड़ में बासित के अलावा चीन में पाकिस्तानी राजदूत मसूद खालिद भी शामिल थे। तहमीना अगले महीने मार्च के पहले सप्ताह में विदेश सचिव का कार्यभार संभालेंगी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद अब राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद के करीबियों ने चुनाव आयोग से इसके लिए संपर्क साधा है। दरअसल आतंकी संगठन जमात उद दावा ने अब अपना नाम बदलकर तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर कर लिया है। खबर है कि हाफिज सईद इसी संगठन का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाकर पाकिस्तान में चुनाव लड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया के साथ कड़ाई से पेश आएंगे। ट्रंप का यह बयान उत्तर कोरिया के उस दावे के बाद आया जिसमें उत्तर कोरिया ने कहा था कि उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ट्रंप ने कहा कि जाहिर तौर पर उत्तर कोरिया एक बड़ी समस्या है और उससे कड़ाई से निपटेंगे। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। पेरू में उफंती नदी पार कर रही सवारियों से भरी एक वैन बाढ़ की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि उफंती नदी को नजरअंदाज करते हुए मिनी वैन का ड्राइवर नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से वैन फंस गई। इस वैन में 5 महिलाएं, 6 पुरुष और 2 बच्चे सवार थे, जबकि नदी पार करने की चाहत में 3 लोग वैन के पिछले हिस्से पर लदे थे। पुलिस ने वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।